नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बात करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। आज हम हिंदी साहित्य के कुछ इतर शब्दावलियों को लेकर उपस्थित हैं जो हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाती है, आलोचनात्मक दृष्टि से जिसकी काफी व्यापकता है, जिसकी मांग है, उन शब्दों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। आज जिस शब्द पर बात करने की हम कोशिश करेंगे, पहल करेंगे, वह शब्द है बिंब। बिंब एक व्यापक संरचना के रूप में दिखाई पड़ता है और ये भी यहाँ पर कोशिश की जाती है कि इसकी रूपरेखा क्या है, इसकी कितनी व्यापकता है या इसकी विशेषता क्या है, इसके कितने तत्व होते हैं तथा बिंब की जरूरत कैसे है, बिंब की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। जब हम कविता पढ़ते हैं या कविता जो लेखन करते हैं वहाँ बिंब की कितनी महत्वपूर्ण एक तरह से आवश्यकता महसूस होती है, तो इसको पढ़ने के बाद ये सारी चीजें हमें पता चलेगी। तो आज हम इस पे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बिंब में वो कौन से तत्व है, वो कौन सी विशेषता है, वो कौन से इसमें स्वरूप निर्मित हैं जो बिंब की आवश्यकता को निर्धारित करते हैं। बिंब अंग्रेजी में इमेज इसका परिवर्तित रूप है। बिंब कहने का तात्पर्य है कि जो अंग्रेजी में जिसके लिए इमेज शब्द का प्रयोग किया जाता है, अगर इसको साधारण शब्दों में समझें तो मूर्त रूप प्रदान करना, यानी किसी भी चीज का मूर्त रूप प्रदर्शित करना, या कहें तो प्रतिमा या आकृति या किसी चीज की रूपरेखा। तो इस तरीके से हम बिंब को कहीं ना कहीं व्याख्यायित कर पाते हैं। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। अर्थात जो कवि होता है, कवि अपनी रचनाओं में जिस भावधारा को प्रदर्शित करता है, जिस रूपरेखा को प्रदर्शित करता है, उसमें जिस तरह की संरचना या जिस तरह की घटनाओं को वो प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, वह कहीं ना कहीं एक व्यापक स्वरूप को धारण किए हुए, व्यापक स्वरूप को प्रदर्शित किए हुए हमारे समक्ष उपस्थित होता है। इसमें कल्पना और इंद्रियता, जो इंद्रिय हमारी 5 इंद्रियां होती है, पंचेंद्रियां जिनको हम बोलते हैं, उसकी काफी व्यापक रूप से यहाँ पर प्रयोग या कहीं ना कहीं इसकी संरचना देखने को मिलती है। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम इंद्रियों के माध्यम से स्थूल जगत की विभिन्न वस्तुओं के संपर्क में आते हैं तो उसका प्रतिबिंब या चित्र हमारे मन में अंकित हो जाता है तथा ये प्रतिबिंब ही समय समय पर हमारी वासना, संस्कार, स्मृति, भावना आदि को जागृत करने का कार्य करता है। मनोविज्ञान का कहना है कि जो बिंब हमारे मस्तिष्क में उभरता है, जिस बिंब के सहारे हम किसी भी चीज को रूपायित करते हैं, किसी भी चीज को अपने मन मस्तिष्क में बनाते हैं, वो कैसे होता है। तो उसके लिए मनोविज्ञान बताता है कि जो हमारी इंद्रियां होती है वो स्थूल जगत में जो भी कुछ घट रहा है, जो हमारे आसपास घटित हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं गौरतलब तरीके से देखती है और उसका निरीक्षण परीक्षण करते हुए हमारे मन में उसका एक प्रतिबिंब निर्धारित करती है। तो इस तरीके से जो प्रतिबिंब या चित्र हमारे मन में अंकित हो जाता है, तो यही समय समय पर कहीं ना कहीं हमारे वासना, संस्कार, स्मृति, भावना आदि को जगाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे जैसे परिवेश आएगा, जैसी जैसी स्थिति आएंगी, वहां पर इसका स्वरूप हम देख पाते हैं। ये बिंब एक प्रकार से संचित अनुभूतियों के रूप में हमारे मन में सदा विद्यमान रहते हैं और समय समय पर इस स्मृति एवं कल्पना की सहायता से पुनः हमारे स्तर पर उदित होकर हमें भांति भांति के बोध कराते हैं। यही बिंब है जो हमारे अस्थायी मन में कहीं ना कहीं विद्यमान होते हैं और जैसे जैसे समय समय पर कोई घटना हमारे समक्ष घटती जाती है, उन घटनाओं से हमारे अंदर जो बोध है, बोधात्मक स्वरूप है, उसको जागृत करने की कोशिश करते हैं। कवि या रचनाकार हमारे परिवेश से कुछ दृश्य, कुछ ध्वनियों, कुछ स्थितियों आदि को उठाते हैं, उसमें अपनी कल्पना, संवेदना, विचार और भावना को पिरोते हुए फिर उन्हें तराश कर बिंब का रूप देते हैं। अर्थात कोई कलाकार या कोई चित्रकार या कोई रचनाकार अपने आसपास के परिवेश में कोई घटना घट रही है, उसको वह देखता है, तत्पश्चात उस घटना को, उसमें जो कुछ अनोखे तत्व होते हैं, जो कुछ मौलिक तत्व होते हैं, उन तत्वों को वो उससे लेता है और तत्पश्चात उसी को कहीं ना कहीं अपने शब्दों से, अपनी कला से उसे चित्रित करने की कोशिश करता है। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो कवि द्वारा मार्ग से गुजरते हुए एक गरीब बच्चे के समूह को देखना जो फटे मैले कुचैले कपड़े पहने हुए कुपोषण का शिकार है।
इस दृश्य को देखकर उस दृश्य की भावभूमि कवि के चेतन मन से होते हुए अचेतन मन में विराजमान हो जाता है। यानी जो घटना वह रास्ते पर या मार्ग में जाते हुए देख रहा है, उस घटना को वह तत्कालिक प्रभावित तो होता है उस घटना से, लेकिन उसे वह अपनी अचेतन मन में कहीं ना कहीं उसे संकलित कर लेता है, अचेतन मन में उसे बसा लेता है। फिर इस प्रकार की अगर कोई इस तरह के लेखन कार्य वह करने जाता है तो वो घटना जो कि कुछ समय पूर्व वो देखा था और उसे अपने अचेतन मन में बैठाया था, वह उसके पूरी भावभूमि पर उभरती चली आती है। और यही कारण है कि जब वह लेखन कार्य करता है तो उसमें उस पुरानी घटना को शामिल करने से कहीं ना कहीं वह चूकता नहीं। इस प्रकार लेखन करते हुए वह कुपोषण से ग्रस्त बच्चों अथवा बच्चों के बदहवाली की भी कारुणिक दृश्य को प्रदर्शित करने से वह रुक नहीं पाता। इस सिलसिले में C.D. डेविस का एक परिभाषिक कथन है जो कि यहाँ प्रासंगिक ठहरता है। वो लिखते हैं कि काव्यात्मक बिंब शब्दों के माध्यम से निर्मित एक ऐसा चित्र होता है जिसका किसी न किसी प्रकार के इंद्रिय गुणों से संपर्क हो। काव्य बिंब एक ऐसा भावात्मक बिंब है जो रूपक आदि का आधार ग्रहण कर भावनाओं को तीव्र करता हुआ काव्यानुभूति को सदृश्य तक पहुंचाने में समर्थ होता है। अर्थात किसी भी रचना को जब तक रचनाकार उसकी भावभूमि यानी उसकी पृष्ठभूमि को वास्तविक रूप में अपने जीवन में नहीं उतारा होता है, वास्तविक रूप से उस घटना से कहीं ना कहीं स्वानुभूति या सहानुभूति नहीं अर्जित किया होता, तब तक वह लेखन कर पाने में सही तरीके से उस पे जो अपना 100% है वो दे नहीं पाता और उसकी जो रचना है वो कृत्रिम स्वभाव को प्रदर्शित करती हुई नजर आएगी। लेकिन यदि वह यथार्थ है, यदि वह उसके जीवन से जुड़ी हुई है, यदि वह उस पर कहीं ना कहीं अपने जीवन में अनुभव किया है, बोध किया है या खुद ही भोगा है, इस तरह से कल्पित करके, इस तरीके से उस पर विचार करके जब वह लेखन कार्य करता है तो निश्चित तौर पर वह रचना एक महान रचना के रूप में उतरती है, एक महान रचना के रूप में प्रदर्शित होती है। काव्य बिंब के लक्षण हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं और ये लक्षण 5 प्रकार के दिखाई पड़ते हैं जो इस प्रकार है। पहला है चित्रात्मक, दूसरा है शब्द रूपात्मकता, तीसरा है इंद्रियकता, चौथा है भाव उत्पादकता और 5वां है आरोपण का अभाव। काव्य बिंब के लक्षण यानी जो काव्य में जो बिंब प्रदर्शित होते हैं उनके कौन कौन से लक्षण है, ये 5 प्रकार के लक्षण हम देख पाते हैं। पहला है चित्रात्मकता। चित्रात्मकता का सीधा संबंध ठीक उसी तरीके से जैसे हम काव्य शास्त्र में साधारणीकरण की अवस्था को पढ़ते हैं, यानी अपने पराये के भाव से बिल्कुल मुक्त होकर जब कोई रचनाकार इस प्रकार की रचना करता है कि जो पढ़ने वाला पाठक है या दर्शक जो भी, चाहे वो नाटक देख रहा हो या किसी रचना को पढ़ रहा हो, जब तक उसमें घुल नहीं जाता, जब तक उसमें स्वयं को डुबा नहीं देता और यह अनुभूति नहीं करने लगता कि हाँ ये घटना किसी के द्वारा नहीं लिखी गई है बल्कि ये घटना हमारे ही ऊपर घटित हो रही है, जब इस तरह की भावानुभूति होने लगती है तो निश्चित तौर पर वह साधारणीकरण की अवस्था पर पहुंच जाता है। ठीक इसी तरीके से काव्य बिंब में जो रचनाकार होता है वो चित्रात्मकता के माध्यम से उस घटना का प्रतिबिंब या उस घटना की रूपरेखा इस तरीके से प्रदर्शित करता है कि देखने वाला या पढ़ने वाला जो भी व्यक्ति होता है वह बिल्कुल अनुभूत करता है कि ये पूरी की पूरी घटना उसके ही जीवन से जुड़ी है, उसी के आसपास की घटना है, उसमें कृत्रिमता की मात्रा न के बराबर है। दूसरा जो इसमें लक्षण दिखाई पड़ता है वह है शब्द रूपात्मकता। शब्द रूपात्मकता का मतलब है शब्दों के माध्यम से, यानी जब शब्दों के माध्यम से रचनाकार अपने भावों को व्यक्त करता है, अपनी विचारधारा को व्यक्त करता है, शब्दों में कहीं ना कहीं एक चमत्कारिकता लाता है, शब्दों के माध्यम से कहीं ना कहीं जो भावधारा है उसको प्रदर्शित करने का कहीं प्रयास करता है, तो ये भी काव्य बिंब को एक तरह से सशक्त बनाने, काव्य बिंब को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त तीसरा जो लक्षण है वो इंद्रियता। इंद्रियता का मतलब होता है जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे हम अनुभूत करते हैं बाह्य जगत के जितने भी घटनाएं हैं, जितनी भी क्रियाकलाप हैं, जो हमारे आसपास के जगत में घटित हो रही हैं, उनसे जो अनुभूति हमारे जीवन में हो रही है वो अनुभूति ही कहीं ना कहीं हम इंद्रियों के माध्यम से अपने जीवन में कहीं ना कहीं उभार पाते हैं, अपने जीवन में उसको प्रदर्शित कर पाते हैं। तो ये जो अनुभूति है उसका कहीं ना कहीं अपने जीवन में किस माध्यम से प्रदर्शित होता है
वही कहीं ना कहीं पंचेंद्रियां हैं, जो 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, जिनमें आंख, कान, नाक, त्वचा और जीवा, ये 5 इंद्रियों में गिनी जाती हैं। तो इनके माध्यम से जो हमें अनुभव होता है, जो हमारे अंदर अभिव्यक्ति होती है, जो हमारे अंदर भावावेश होता है, जो हमारे अंदर एक तरह से विचारों का आदान प्रदान, एक तरह से अभिव्यक्ति होती है, विचारों का प्रस्फुटन होता है, जो हम जिस पे कल्पना कर पाते हैं, जो हम चिंतन मनन कर पाते हैं, तो यही कहीं ना कहीं इंद्रियता को प्रदर्शित करती है। तो जो 5 लक्षणों में तीसरा लक्षण है वो इंद्रियता है। चौथा है भावोत्पादकता। भावोत्पादकता का मतलब है कि भावों को उत्पन्न करने की क्षमता, यानी आपकी जो भी रचना है या जो भी लेखन है या जो भी कलाकारी है, उससे जो भाव प्रदर्शित करना चाहते हैं, चाहे वो रचनाकार है, चाहे वो कलाकार है, चाहे वो कोई भी है, संगीतकार है, जो भाव वो प्रदर्शित करना है, तो उसके लिए वो इस प्रकार से प्रस्तुति करे, इस प्रकार से उसका प्रदर्शन करे, ताकि वो दर्शक के मनो दिमाग में, यानी उसके मन मस्तिष्क में वो पूरी तरह से छाप छोड़ पाए, पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाए। तो इसकी भी एक रूपकता यहाँ देखने को मिलती है। और अगला जो है वो आरोपण का अभाव। आरोपण का अभाव माने उसमें आरोपण का अभाव होना चाहिए, अर्थात वस्तुओं से सीधा संबंध या तुलना का लाक्षणिक रूप नहीं दिखाई देना चाहिए, यानी सीधी सीधी बात हो, उसमें लाक्षणिकता या चमत्कारिकता का रूप न दिखाई दे, उसमें अलंकारिकता का गुण न हो। तो इस तरीके से ये बातें देखने को मिलती है। अब हम आते हैं बिंबों की विशेषताएं। बिंबों की विशेषता क्या है? तो उसमें कुछ बिंदु हैं। जैसे पहली बिंदु है शब्दों के माध्यम से व्यक्त एक भाव चित्र, यानी जैसे हम चित्रात्मकता में हमने देखा कि किस तरीके से चित्रों की अभिवृत्ति हमारे जहन में चलती जाती है, यानी हम पढ़ते हैं और पूरी की पूरी घटना, पूरी की पूरी दृश्य वो सामने हमारी घटती एकदम खुलती जाती है। तो ये चित्रात्मकता का रूप है। तो इसी तरीके से वो शब्दों के माध्यम से इस तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश लेखक या रचनाकार करता है कि पढ़ने वाला जो पाठक है वो उन सभी चीजों को बड़ी ही सावधानी से या बड़ी ही सरलता से समझ पाता है, उसकी अनुभूति कर पाता है। भाव या संवेदना का अनुप्रेरण। भाव या संवेदना का अनुप्रेरण मतलब वो किस तरीके से किन रूपों में कितनी तीव्रता के साथ अनुभूत किया है, चाहे वो देखकर या सुनकर या ग्रहण करके या त्वचा से, या माने 5 इंद्रियों से किस तरीके से वो घटना को अपने अंदर एग्जर्ट किया है, अपने अंदर उसको कहीं ना कहीं सक्षम बनाया है, उसको अपने अंदर बसाया है। जब वह उसे प्रदर्शित करने की कोशिश करता है तो उस प्रदर्शन के दौरान वह किस तरीके से या कितनी तीव्रता के साथ शब्दों का प्रयोग करते हुए या वाक्यों के गठन में इन सभी चीजों का वहां बड़ा महत्व हो जाता है कि किस तरीके से वो प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, जिससे जो पाठक है वो बड़ी तेजी से उसकी रचनाओं को या उसकी कलाकारी को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो, उसकी ओर खींचा चला जाए। तो इसके लिए भाव या संवेदना की अनुप्रेरणता बहुत जरूरी होती है। इसके अगला जो पॉइंट है, चित्रण शक्ति द्वारा पाठक या श्रोता के कल्पना अथवा भाव संसार में भावोत्पादकता प्रदर्शित करना, यानी जो भी कुछ प्रदर्शित किया जा रहा है, जो भी कुछ दिखाया जा रहा है, या जो भी कुछ जो पाठक के समक्ष प्रदर्शित किया जा रहा है, वो कितनी सरल और कितनी स्वाभाविकता के रूप में है, उसमें क्लिष्टता का नाम मात्र नहीं है, वो कितना सहज रूप है, जो जिसको समझने में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है। ये सभी चीज किसी भी बिंबात्मक चित्रण के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। तो ये एक विशेषता इसके लिए यह भी है कि यदि बिंब ग्रहणी या बिंब प्रदर्शी जो लेखक है वो इन सभी चीजों का ध्यान रखता है और उसे सरल और सहज बनाने की पूरी कोशिश करता है। कल्पना शक्ति का निर्माण, कल्पना का तो सहायता लेता ही है, तभी तो वो रचना एक सीमा तक जाकर, एक बिंदु तक जाकर चीजों को जो नहीं संभव है उसको भी चिंतन कर भविष्य को प्रदर्शित करने की कोशिश कर पाती है। तो ये लेखक की एक कहीं ना कहीं कल्पना शक्ति की एक अपार क्षमता है, जिससे वो उस दीवार के पीछे के दृश्यों को भी देख पाता है, जो कहीं ना कहीं आम जनजीवन के लिए संभव नहीं हो पाता। इसी प्रकार अमूर्त भाव एवं विचारों को मूर्त रूप प्रदान करना, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, जिसमें अभी अब कल्पना का जिक्र हम कर रहे थे, जो हमारे से बिल्कुल दूर है, बिल्कुल परे है, उनको मूर्त रूप देना, यानी उनको बताना कि ये घटना ऐसे घट सकती है, भविष्य में इस तरीके से हो सकती है, यानी संभावित रूप में उसे व्यक्त करना, ये कहीं ना कहीं बिंब योजना के निर्धारण में कवि अपने अंदर समेकित कर पाता है अपनी रचना के अंदर।
भावों के आंतरिक सौंदर्य की साम्यता के आधार पर अभिव्यक्ति होती है। यानी भावों में कितना साम्यता है, एक दूसरी घटना एक दूसरे से किससे जुड़ी हुई है, कोई भी रचना, कोई भी तत्व या कोई भी घटना एक दूसरे से किस तरीके से प्रदर्शित होती है, किस तरीके से आपस में जुड़ती है, इसका भी निरूपण वह जब लेखन करता है उसमें प्रदर्शित करता है। और अंतिम जो विशेषता है वो है अलंकार का प्रयोग न के बराबर, यानी अलंकारिकता का ज्यादा प्रयोग नहीं होता, क्योंकि अलंकारिक प्रयोग होने से वो रचना निश्चित तौर पर खंडित हो जाती है, पाठक के लिए दुरूह बन जाती है, और यह उस लेखक या उस लेखक की कमी को बताती है। तो पाठक को सरल और सहज रूप में प्रदर्शित हो पाए, इसका ख्याल करना जरूरी होता है। अब बिंब के तत्वों पर बात करते हैं। कभी कभी परीक्षा में ये बात पूछी दी जाती है कि बिंब के कितने तत्व हैं, तो 3 तत्व होते हैं। एक होता है कल्पना, दूसरा है भाव और तीसरा इंद्रियता। इन तीनों की महती भूमिका देखने को मिलती है, जैसा कि हम ऊपर भी जिक्र कर चुके हैं कि इन तीनों की कैसी भूमिकाएं नजर आती हैं। तो कल्पना की, चूंकि प्रत्येक कवि कल्पना का सहारा लेता ही लेता है। दूसरी चीज है भाव, यानी भाव प्रणता, भाव की अभिव्यक्ति तो लेखक के अंदर होनी ही चाहिए। बिना भाव जो लेखक होता है वह दुरूह होता है, वो तथ्यों को केवल उतार सकता है, केवल उसको प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन अगर भाव प्रधान है तो उसे एक अच्छे बिंब में, अच्छे रूप में प्रदर्शित करने की शक्ति रखता है, जो पढ़ने के लिए काफी सरल और सुगम बन सकता है। तो ये जरूरी है। और इंद्रियता का तो हमने अर्थ बता ही दिया, जो 5 इंद्रियां हैं उसमें किस तरीके से इसका महत्व देखने को मिलता है। अब बिंबों के भेद पर आते हैं। बिंब के कितने भेद होते हैं, तो ये 3 रूपों में बांटे गए हैं। इसके कई भेद होते हैं। जैसे पहला है इंद्रिय बिंब। इंद्रिय बिंब में चाक्षुष बिंब, श्रव्य या नादनात्मक बिंब, तीसरा है स्पर्श बिंब, चौथा है घ्रातव्य बिंब और 5वां है आस्वाद्य बिंब। देखिए, इंद्रिय बिंब का मतलब होता है जो इंद्रियों से, तो चाक्षुष का मतलब जो हम देख पाते हैं, बिंब यानी नजर से जो हम देखते हैं। श्रव्य या नादनात्मक मतलब जो कानों से सुनते हैं, उस तरह के जो बिंब होते हैं। स्पर्श का मतलब जो हमारे शरीर या त्वचा से स्पर्श होते हैं। घ्रातव्य मतलब जो घ्राण है, जो हमारी जो बोलने की जो शक्ति है, जो हम जिससे हम बोलते हैं, उससे है। आस्वाद का मतलब जिह्वा से है। तो इस तरीके से ये जो 5 जो इंद्रिय बोध हैं, वो 5 इंद्रिय बोध का रूप हम यहाँ देख पाते हैं कि किस तरीके से ये हमारी जो इंद्रिय भावबोध है उस पर दिखाता है। घ्रातव्य का मतलब सूंघने से है, नाक से, जो नासिका होती है उससे जब हम बाहरी चीजों को महकते हैं, सूंघते हैं और उस सुगंध को अनुभूत करते हैं, तो उसके से जो भी अनुभूति होती है, जो भी हमारे अंदर प्रत्यक्षीकरण होती है, जो भी हमें अनुभूत होती है, तो इससे हम चीजों को महसूस कर पाते हैं और उसके अनुकूल हम अपनी भावधारा को व्यक्त कर पाते हैं। इस तरीके से दूसरा जो रूप है वो काल्पनिकता बिंब, काल्पनिक बिंब है। काल्पनिक बिंब का भी सहारा लेते हैं। हमने बताया था, पहला इंद्रियता, दूसरा काल्पनिकता और तीसरा है प्रेरक अनुभूति के आधार पर। तो काल्पनिकता में 2 प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। एक तो स्मृति बिंब है और दूसरा है कल्पित बिंब। स्मृति बिंब का मतलब होता है जो हम कुछ पहले घटित देखे हैं और उस घटना को यदि हम अपने मन मस्तिष्क में बसा लिए हैं या मन मस्तिष्क में उसको समेट लिए हैं, स्थायित्व बना लिए हैं, तो ये स्मृति हो गई हमारी। दूसरा है कल्पित बिंब, जो उसके सहारे पर हम बाद की घटनाओं पर सोच पाते हैं, यानी चिंतन कर पाते हैं, कल्पना जगत में हम विचरण कर पाते हैं। तो ये कल्पित बिंब के अंतर्गत 2 चीजें आती हैं। तीसरी जो पॉइंट है वो प्रेरक अनुभूति के आधार पर। अब प्रेरक अनुभूति के आधार पर हम देखेंगे तो सरल बिंब है, मिश्रित बिंब है, तात्कालिक बिंब है, संकुल बिंब है, भावातीत बिंब है और विकिरण बिंब है। इसका बहुत ज्यादा उतना महत्व नहीं है। शब्दों से आप समझ सकते हैं कि इन बिंबों में एक दूसरे से कितना जुड़ाव है। सरल बिंब कहने का मतलब सरल और स्वाभाविक बिंब, जो हम घटित देख रहे हैं और वैसे ही हम चीजों को अपने जीवन में लेकर और रचना में या कला में उसको निरूपित कर देते हैं। यानी जो लेखक है, ये बातें लेखक के लिए कही गई हैं। जितने रचनाकार होते हैं, कवि होते हैं, किस तरह से बिंबों को ग्रहण करते हैं। तो जो कहीं ना कहीं जो बिंब के भेद हैं वो 3 तरीके से हम देख पाते हैं, 3 रूपों में। एक इंद्रिय बिंब के रूप में, दूसरा है काल्पनिक बिंब के रूप में और तीसरा है जो प्रेरक अनुभूतियों के आधार पर। तो ये 3 रूपों में जो इसके अंदर जो भेद हैं वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। इंद्रियता में आपने देखा कि वो 5 इंद्रियों पर जिक्र है कि 5 इंद्रियों से किस तरीके से चीजें बाहरी जगत की हमारे अंदर प्रवेश करती है और उससे हम जो कहानीकार है, जो रचनाकार है, वो चीजों को एक्सेप्ट कर पाता है, समझ पाता है। इसी तरीके से दूसरा जो कल्पित बिंब है उसमें स्मृति और कल्पना का बड़ा महत्व होता है। और तीसरी जो प्रेरक अनुभूतियों के आधार पर है उसमें सरल बिंब है, मिश्रित बिंब है, तात्कालिक है, शांकुल है, भावातीत है और विकिरणीय बिंब। तो इस प्रकार से बिंबों की एक मोटा रूप में हमने कुछ पदों को देखा, कुछ बिंदुओं को देखा और इस तथ्यों के माध्यम से बिंबों की एक रूपरेखा को समझने की कोशिश की।
चूंकि बिंब कहने का तात्पर्य, एक अंतिम बात को रखते हुए हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे कि बिंब अगर हम बात कर रहे हैं तो बिंब कहने का मतलब है कि जो भी भाव है, जो भी विचार है, वस्तु है, घटना है, जो असंवेद है, वो काल्पनिक रूप में जिसका मूर्त या अमूर्त रूप में चिंतन किया जाता है, और एक तरीके से अमूर्त रूप में उसका चिंतन और फिर उसे मूर्त रूप प्रदान करना, यही कहीं ना कहीं बिंब को प्रदर्शित करता है। और इसका जो रूप होता है वो दो रूपों में देखने को मिलता है। एक तो होता है इंद्रियता का यहाँ पर जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और दूसरी जो हमारी मन मानस है उसका एक रूप हमें देखने को मिलता है। तो सीधी सीधी बात है, मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो बिंब का मतलब है चित्रण, या कहीं ना कहीं जो हम चीजों को देख पाते हैं, या किसी भी रचना को जब हम पढ़ते हैं या किसी भी चित्र को देखते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क पर वो पूरी स्थिति उभर आती है, पूरा दृश्य उभर आता है, जिस दृश्य की कल्पना कभी कभी किया होगा, किसी घटना को देखा होगा और उसको वैसे ही प्रदर्शित करने की कोशिश किया होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपकी बिंब संबंधी जो बिंदु हैं या बिंब संबंधी जो परेशानियां हैं उनको समझने में, उनको दूर करने में कहीं ना कहीं सहायक बनेगी। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं और पुनः अगले क्लास में एक नए शब्दावली के साथ मिलेंगे, जो परिभाषिक शब्दावली है उस पर बात करते हुए आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे निवेदन कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, तथा ये अन्य दोस्तों तक, अन्य विद्यार्थियों तक, अन्य जो जरूरतमंद के लोग हैं उन तक पहुंच पाए, इसके लिए इसे शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।